चलिए आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। ठीक है, जैसे अभी तक की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या है जैवड़ो स्टार्ट किया था, उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, है ना, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। ठीक है, ग्लूकोज बनाने की विधि, फ्रक्टोज बनाने की विधि, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, है ना, सारी चीजें, यूजेस, कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस है, सारी चीजें हो चुका था। अब आगे जो है अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अमीनो अम्ल क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे अगर नाम से देखो, अमीनो यानी यहाँ पे एक अमीनो समूह होने वाला है, अम्ल यानी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह होने वाला है। तो कहने का मतलब है क्या होगा, डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, ऐसे कार्बनिक यौगिक या एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिनमें NH2 यानी अमीनो समूह तथा COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह होता है। ठीक है, जिसमें अमीनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है वो क्या कहलाते हैं, अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जनरली ये क्या होते हैं, जनरली ये मेथेन के प्रतिस्थापी होते हैं। क्या होते हैं, मेथेन के क्या होते हैं, प्रतिस्थापी। यानी कहने का मतलब है मेथेन के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। मीथेन में जैसे 4 हाइड्रोजन होता है, यानी अगर हम लोग देखें मेथेन, एक यहां पे हाइड्रोजन, एक यहां पे, इस तरीके से संरचना होती है मेथेन की। अब यहां पे अगर आप देखोगे, अगर इसकी एक हाइड्रोजन को हटा करके यहां, चलिए यहीं पे देख लेते हैं, NH2 समूह लगा दे, एक हाइड्रोजन हटा करके कार्बोक्सिलिक समूह लगा दे, और एक हाइड्रोजन हटा करके कोई भी एल्किल समूह लगा दे, है ना। तो इस तरीके से जो संरचना प्राप्त होती है उस संरचना को क्या नाम देते हैं, अमीनो अम्ल। ठीक है, तो यानी ऐसा कार्बनिक समूह जिसमें क्या होता है, कार्बन रासायनिक यौगिक जिसमें अमीनो समूह NH2 और COOH समूह होता है, वो क्या कहलाते हैं, अमीनो अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा, सबसे पहले मेथेन के क्या होते हैं, प्रतिस्थापी होते हैं। यानी देखो मेथेन के अणु में कैसे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर बना लिया, है ना। दूसरा क्या है, ये क्या होते हैं, साधारणतः अमीनो अम्ल क्या होते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा अमीनो अम्ल नाम देते हैं। ठीक है, साधारणतः अल्फा अमीनो अम्ल, लेकिन अमीन समूह की प्रकृति के आधार पे, उसकी उपस्थिति के आधार पे हम लोग उसको अल्फा बीटा गामा अमीनो अम्ल में नाम देंगे अभी। तो खैर यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है इसमें देख लेते हैं, ये है कार्बोक्सिलिक समूह है, ये अमीन समूह जुड़ा हुआ है, ये कोई भी एल्किल समूह है, और ये जो कार्बन है कैसा कार्बन है, अल्फा कार्बन है ना। यानी मुख्य क्रियात्मक समूह COOH से जुड़ा हुआ पहला कार्बन जो होता है वो, यानी किसी भी मुख्य क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन है अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला कार्बन बीटा, उसके बाद वाला गामा। तो यानी COOH से जुड़ा हुआ पहला कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। इसीलिए इस अमीनो अम्ल का नाम क्या हो जाएगा, अल्फा अमीनो अम्ल। ठीक है, अगर दूसरा हम लोग देखें, अगर COOH जैसे लिखे यहां पे और इस तरीके से संरचना बनाए, ये तो यहां पे देखेंगे COOH मुख्य क्रियात्मक समूह ये है, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, दूसरा कार्बन हो गया बीटा। तो NH2 समूह कहां पे है, बीटा कार्बन में जुड़ा है, इसीलिए इस अमीनो अम्ल का नाम क्या हो जाएगा, बीटा अमीनो अम्ल। अगर NH2 समूह गामा कार्बन से जुड़ा होगा तो उसका हो जाएगा गामा अमीनो अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे अमीनो अम्ल क्या हो गया, यहाँ पे इस तरीके से अमीनो अम्ल का संरचना सूत्र है, इस तरीके से अमीनो अम्ल है, इनको अल्फा अमीनो अम्ल भी कहते हैं, मतलब साधारणतः अल्फा अमीनो अम्ल नाम देंगे, और ये मेथेन के प्रतिस्थापी होते हैं। ठीक है, ये तो इसकी कुछ नॉर्मल बातें थी। ये जो एमीन समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है ना, तो एमीन समूह की प्रकृति के आधार पे, एमीन समूह की उपस्थिति के आधार पे हम लोग इसको अल्फा बीटा गामा में विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे इन एमीनों को आपस में मिला दिया जाए तो एमीन आपस में मिल करके एमीन के बहुलक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी ऐसी एक अपोजिट अगर हम लोग कहें
तो प्रोटीनों को अगर हम लोग जल अपघटित कराते हैं, प्रोटीन का जल अपघटन द्वारा अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। प्रोटीन के जल अपघटन द्वारा क्या प्राप्त होता है? अल्फा अमीनो अम्ल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। NH2 समूह की स्थिति के आधार पर तो अल्फा बीटा गामा में वर्गीकृत कर सकते हैं इसको। अल्फा अमीनो समूह, बीटा अमीनो समूह, बीटा अमीनो अम्ल, गामा अमीनो अम्ल में वर्गीकृत कर सकते हो। अब ये जो अमीनो अम्ल होते हैं ये क्षारीय प्रकृति भी होते हैं, अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं और ये उदासीन प्रकृति के भी होते हैं। अमीनो अम्लीय, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन तीनों प्रकृति में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो अमीनो अम्ल की अगर हम लोग संरचना देखें तो इस संरचना में जो C कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिल समूह क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। और NH2 समूह की बात करें तो वो क्षारीय प्रकृति का है। तो कहने का मतलब है अगर किसी अमीनो अम्ल में एक NH2 तथा एक COOH है तो एक अम्ल एक क्षार दोनों बराबर है, एक दूसरे की प्रकृति को क्या उदासीन बना देंगे। तो अगर दोनों बराबर है तो वो उदासीन हो जाएगा। अगर किसी अमीनो अम्ल में एक NH2 तथा दो COOH हो जाए तो अम्लीय वाली प्रकृति ज्यादा हो जाएगी। तो उस तरीके की संरचना फिर क्या कहलाएगी? अम्लीय अमीनो अम्ल। अगर किसी अमीनो अम्ल में NH2 की संख्या ज्यादा हो जाएगी, COOH की संख्या कम हो जाएगी, तो वो उस तरीके के जो अमीनो अम्ल होंगे वो क्या कहलाएंगे? क्षारीय अमीनो अम्ल। ठीक है, तो इसके प्रकृति के आधार पे हम लोग इसको 1 by 1 करके देख लेते हैं। अम्लीय अमीनो अम्ल, है ना। अम्लीय अमीनो अम्ल में क्या होगा? या बात करें उदासीन में, उदासीन अमीनो अम्ल, या बात करें हम लोग क्षारीय, क्षारीय अमीनो अम्ल। ये नीचे दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है, हाँ दिख रहा है, सही है। चलिए अब अम्लीय अमीनो अम्ल का मतलब यहाँ पे, या आप सबसे पहले उदासीन देख लेते हैं। अगर जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं ले लू COOH, यहाँ पे NH2 कर दूं और ऊपर H कर दूं और नीचे कोई भी CH3H कुछ भी जोड़ देता हूं यहाँ पे, या R ही। तो जो उदासीन अमीनो अम्ल होता है उसमें एक NH2 समूह होता है और एक ही COOH समूह होता है। तो इस तरीके से वो क्या होते हैं? उदासीन अमीनो अम्ल होते हैं। अगर बात करें अम्लीय अमीनो अम्ल में तो अम्लीय अमीनो अम्ल में क्या होता है? एक NH2 समूह होगा और दो COOH समूह हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, NH2 CH COOH CH2 COOH। अब यहाँ पे देखेंगे COOH दो हो गया, यानी अम्लीय वाली प्रकृति ज्यादा हो रही है इस अमीनो अम्ल में, तो इसलिए इस पूरे अमीनो अम्ल को हम लोग क्या कहेंगे? अम्लीय अमीनो अम्ल। ठीक है, अगर इस वाले की बात करें क्षारीय वाले की, तो क्षारीय वाले में क्या हो जाता है? CH2 NH2 CH NH2 COOH। यहां पे देखेंगे COOH केवल एक है। क्षारीय में क्या होता है? COOH केवल एक होता है, लेकिन जो NH2 समूह है वो दो होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्षारीय वाले की प्रकृति ज्यादा होगी तो पूरे अमीनो अम्ल को क्या नाम देंगे? क्षारीय अमीनो अम्ल। ठीक है, तो इस तरीके से अमीनो अम्ल को हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, चलो आप लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए तो हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, चलिए चलिए प्रोटीन।
अमीनो अम्ल हो गया है ना। अब प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन उच्च व्यवहार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। यह क्या होता है? उच्च व्यवहार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, संसार में पाया जाने वाला सबसे अधिक, सर्वाधिक पाया जाने वाला जैव अणु है। क्यों? क्योंकि यह हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, शरीर की वृद्धि के लिए और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये क्या करता है? हमारे शरीर में प्रोटीन हमारे शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करने में, नई कोशिका बनाने में, शरीर की वृद्धि में, है ना, कई प्रकार से सहायक होता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जैविक इकाइयों के लिए, इसीलिए संसार में ज्यादा पाया भी जाता है और हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो प्रोटीन क्या होता है? उच्च व्यवहार वाले जटिल कार्बन नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। यह शारीरिक वृद्धि तथा अन्य जैविक क्रियाओं में आवश्यक होता है। जैसे कि पिछले अमीनो अम्ल में हम लोगों ने देखा, अभी जस्ट पहले अमीनो अम्ल में क्या देखा था? अमीनो अम्ल आपस में मिलकर, अल्फा अमीनो अम्ल आपस में मिलकर पेप्टाइड बंध बनाते हैं और एक प्रोटीन के अणु का निर्माण करते हैं। तो यानी प्रोटीन क्या होता है? अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। इसीलिए क्या होता है? अमीनो अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीनों की आधारभूत इकाई कहते हैं। अब कोई भी दो अमीनो अम्ल कैसे आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं? तो जब कोई भी दो समान अमीनो अम्ल या भिन्न भिन्न अमीनो अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है? एक अमीनो अम्ल का जो NH2 समूह होता है दूसरे अमीनो अम्ल के COOH समूह के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? पेप्टाइड बंध। यानी दो अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। किसमें? प्रोटीन के अणु में दो अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये अमीनो प्रोटीन था। प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये किसे कहते हैं देख लिया है ना। अब थोड़ा सा पेप्टाइड बनने के द्वारा इसकी संरचना देख ले प्रोटीन की संरचना कैसे होगी, फिर प्रोटीन के कार्य देखते हुए हम लोग इसके प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक संरचना में चलेंगे। ठीक है, पेप्टाइड बंध। ठीक है, प्रोटीन में जैसे हम लोगों ने देखा, प्रोटीन क्या था? अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। तो अमीनो अम्ल आपस में कौन से बंध द्वारा जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बंध द्वारा। यानी जब एक जैसे दो अमीनो अम्ल या भिन्न भिन्न अमीनो अम्ल एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं तो एक अमीन का NH2 समूह तथा दूसरे अमीनो अम्ल का, एक अमीनो अम्ल का NH2 समूह तथा दूसरे अमीनो अम्ल का COOH समूह आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बंध बनाते हैं, यानी CONH बंध बनाते हैं। पेप्टाइड बंध CONH बंध बनाते हैं। यहाँ पे जैसे NH2 हो गया एक अमीनो अम्ल का, दूसरे अमीनो अम्ल का COOH आपस में क्रिया करेंगे तो CONH बॉन्ड बनता है और H2 निकल के बाहर होता है। तो जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, तो एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो एग्जांपल में यहाँ पे क्या देखो, ये एक अमीनो अम्ल मैंने ले लिया, अल्फा अमीनो अम्ल ये भी है, एक ये भी अमीनो अम्ल है ना, अल्फा अमीनो अम्ल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक ये भी अल्फा अमीनो अम्ल है, ये एक तरीके से ग्लाइसिन है और ये है ना, ये ग्लाइसिन के साथ ये एलेनाइन है ना, एलेनाइन है। तो यहाँ पे ये दोनों हम लोगों ने ले लिया, एनालाइन हो गया और ये हो गया ग्लाइसिन। तो जैसे अल्फा अमीनो अम्ल दो है तो इसका देखो COOH और इसका NH2 है ना, आपस में क्या करेगा, यहाँ से OH और यहाँ से OH आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है, एक H, तो एक H और एक OH मिला के H2 निकल के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे CO केवल CO बचा है ना, और यहाँ से क्या बचा था, एक H निकल गया तो NH बचा। तो CO इसका NH इसका, CONH आपस में मिलकर बॉन्ड बना दिया, बाकी सेम ऐसा। तो इस तरीके से जो यहाँ पे बंध बना उस बंध को हम लोग नाम देते हैं पेप्टाइड बंध। ऐसे ही जो अल्फा अमीनो अम्ल है आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं और प्रोटीन की संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का अगर हम लोग कार्य की बात करेंगे तो प्रोटीन का कार्य जनरली क्या होता है, हमारे शारीरिक वृद्धि में काम होता है, प्रोटीन टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत में काम होता है ना, और प्रोटीन क्या करता है, नई कोशिका बनाने में महत्वपूर्ण होता है, हमारे शरीर की रक्षा करने में महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे करके प्रोटीन के कार्य ये है। ठीक है, अब चल के प्रोटीन की संरचना हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रोटीन की संरचना का मतलब है कि कैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक संरचना, चतुर्थ संरचना देखेंगे हम लोग उसकी। ठीक है, प्रोटीन की संरचना देखेंगे हम। प्रोटीन की संरचना है ना, हम लोग देख चुके हैं अमीनो अम्ल में पेप्टाइड बंध द्वारा कैसे अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध जोड़ करके अमीनो अम्ल वहां पे प्रोटीन बना रहे होते हैं। अब प्रोटीन की संरचना, अगर बात करें प्रोटीन की संरचना की तो प्रोटीन क्या होता है,
यहाँ पे 4 संरचना प्रदर्शित कर रहा होता है, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक और चतुष्क संरचना। तो प्राथमिक वाले में अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन में अनेक पॉलीपेप्टाइड बंध होते हैं, अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, जिसमें हर एक पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है, और अमीनो अम्ल जिस विशेष संरचना से बनी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। जैसे देख सकते हो प्राथमिक संरचना को अगर हम लोग देखें, ये प्राथमिक संरचना कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, प्राथमिक संरचना ऐसे करके अलग अलग एक सीधी श्रृंखला में दिखाई देते हैं, कोई भी यहाँ पे जटिलता नहीं होती प्राथमिक संरचना में। द्वितीयक संरचना की बात करेंगे तो जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना होती है सर्पिलाकार द्विकुंडलित होती है, यानी इस तरीके सर्पिलाकार भी है, द्विकुंडलित है, इस तरीके से बनाते हुए हम लोग इसको चले आएंगे। तो ये क्या होती है, इस तरीके की श्रृंखला एक अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में होती है, जैसे स्प्रिंग को अगर नीचे खींचोगे तो एक हेलिक्स के फॉर्म में दिखाई देती है, वैसी संरचना किसकी होती है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना की होती है, हेलिक्स के फॉर्म में। अब प्रोटीन की तृतीयक संरचना की बात करोगे तो प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना होती है वो द्वितीयक संरचना की और आणविक वलय, अधिक वलय को और बनाते हुए चलती है। जैसा द्वितीयक संरचना है उसी को देखेंगे अगर तृतीयक में, तो इसके और ज्यादा वलय को बनाकर उसी सर्पिलाकार में ये और आगे रहती है। तो कहने का मतलब ज्यादा वलय इसमें होते हैं और अधिक वलयता इसमें रहती है। तृतीय संरचना की बात करेंगे तो ये रेशेदार गोलिकाकार भी होती है, रेशेदार होती है, ये जो प्रोटीन की संरचना है तृतीयक। चतुर्थ संरचना की बात करेंगे तो जो चतुर्थ संरचना है प्रोटीन की तृतीयक संरचना की और अधिक वलय इसमें उपस्थित होते हैं और जटिल होती है उसी की, और अधिक वलय उपस्थित होते हैं। और ये कुछ प्रोटीन 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं, यानी जो कुछ प्रोटीन होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं, जो कि उसमें बहुत जटिलता यानी बहुत ढेर सारे वलय होते हैं। तो तृतीय वाले संरचना की और ज्यादा वलय उसमें बना सकते हैं, तो उस तरीके की संरचना क्या हो जाती है, चतुष्क संरचना है। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और यह है चतुष्क संरचना। ठीक है, इनको प्रॉपर जो सेकंड और थर्ड है दोनों संरचना, इनको हाइड्रोजन बंधों द्वारा संतुलित किया जाता है। चतुर्थ संरचना को अगर देखेंगे तो ये क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं तो उनकी जो वलय है ना, हेलिक्स फॉर्म में, वो और अधिक जटिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुष्क संरचना यहाँ पे थी प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन के कार्य की बात करेंगे तो वही प्रोटीन के कार्य फिर से क्या होता है, हमारे शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत का काम करता है और हमारे शरीर में नई कोशिकाएं बनाने का काम करता है, शरीर की वृद्धि में काम करता है ना, शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है, यानी एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो ये थी प्रोटीन की संरचना। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, ये न्यूक्लिक अम्ल अति उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, अति उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये क्या होते हैं, 2 प्रकार के जनरली होते हैं, डीएनए, आरएनए। ये डीएनए क्या होता है यानी डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए किस प्रकार की शर्करा होती है, फुल फॉर्म इसका अगर देखोगे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, तो इस आधार पे इसका नाम पड़ा हुआ है। तो यानी डीएनए में किस तरीके की शर्करा होगा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होगा, राइबोज, और इसमें राइबोज शर्करा है, डीऑक्सी राइबोज है और यहाँ पे राइबोज शर्करा है। तो कहने का मतलब डीएनए आरएनए जो है ये हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है यहाँ पे। तो इसमें अंतर बहुत पूछा जाता है ना, अंतर। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल वाला जो है इसमें अगर हम लोग अंतर की बात करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एक अलग लेक्चर में हम लोग रखेंगे, डीएनए की संरचना और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसको एक अलग लेक्चर में हम लोग रखेंगे। अभी के लिए हम लोग डीएनए आरएनए में जो भी इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। ठीक है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है, डीएनए जो होती है इसमें कैसे शर्करा होती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, आरएनए में इसमें राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, डीएनए में क्या होता है, इसकी जो संरचना होती है द्विकुंडलित होती है ना, एक ऐसे जा रही है साथ में एक और द्विकुंडलित होती है, लेकिन आरएनए की संरचना केवल एक कुंडलित होती है। ठीक है, ये क्या होता है, क्रोमोसोम में। डीएनए किसमें पाया जाता है, क्रोमोसोम में पाया जाता है, और आरएनए किसमें पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। डीएनए क्रोमोसोम में और आरएनए किसमें पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ऐसे करके कई अंतर आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए आरएनए में अंतर, न्यूक्लिक एसिड वगैरह देख लिया है हम लोगों ने। जो इसके फिंगर प्रिंटिंग है उसको एक अलग लेक्चर में हम लोग रखेंगे, बढ़िया टॉपिक है वो भी, फिंगर प्रिंटिंग और डीएनए की वाटसन है वो क्रिक मॉडल है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को अलग में रखते हैं, यहाँ तक इसको फिनिश करते हैं। ओके, वेरी वेरी थैंक यू।